अखिलेश यादव के बारे में बताया जाता था वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं। मुझे लगता है भारत के किसी प्राइमरी विद्यालय से भी यदि वे ठीक से पढ़े होते तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये दिखाता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है और जो दिल में होता है वो निकल। हमारे दिल में राम है, राम निकलता, राम मंदिर निकलता, हिंदुत्व निकलता, 370। उनके दिल में जिन्ना है, उनके दिल में औरंगजेब है, उनके दिल में अकबर है। तो जो जिसके दिल में होता है तो ये मूली खाएगा मूली की डकार आएगी, गाजर खाएगा गाजर की डकार आएगी। अब वो जिन्ना ही दिन भर सोचते रहते हैं, ये मुसलमान मुसलमान सोचते रहते हैं, तो वही बोलते रहते हैं। निहत्थे कारसेवकों की अनायास केवल एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए गोलियां चलाई गईं। कभी कारसेवकों का बलिदान हिंदू समाज भूल नहीं सकता है। इन राम भक्तों के कातिलों को, हत्यारों को तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे। मैं आज यहाँ आचार्य शांतनु जी महाराज के पास आई हूँ। अगर मैं इनके बारे में बताऊँ तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, उस यूनिवर्सिटी से इन्होंने संस्कृत में पीएचडी किया और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा इनके और भी इनके बारे में बताऊँ, मैं चाहूँगी कि इनसे खुद पूछूँ और इनके पास आकर बात करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने देखा कि देश में, हमारे देश में तो जिस तरीके की स्थिति है, लेकिन हमारे पास में ही किस तरीके से यूक्रेन और रशिया में जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध छिड़ गया है, उस पर बहुत अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। लेकिन यहीं पे पास में अयोध्या है, अयोध्या में जिस तरीके से कार सेवकों पे गोली चलाई है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त और क्या सच्चाई है। हम अपने धर्म ग्रंथों की भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्यों संत समाज को बार बार चीलम जीवी कहते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम आपका, कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। महाराज जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी क्यों संत समाज को चीलम जीवी कहा जाता है? जिनकी निष्ठा भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत के महान परंपरा के प्रति, संतों के प्रति नहीं होती है, ऐसे लोग संत समाज के लिए इन हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं और मुझे लगता है इससे वे अपनी पहचान ज़्यादा बताते हैं, चूँकि उनके पास शब्दों का भी अभाव है और उनकी कतई श्रद्धा संत समाज में, भारतीय संस्कृति में नहीं है। इस कारण से ऐसे हल्के छोटे, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ। यह शब्द सर्वथा त्याज्य है, निंदनीय है। इससे दुनिया भर के सनातनी समाज को ठेस पहुँचती है, उनकी आस्था पर चोट पहुँचती है कि किसी भी संत को, और वो भी सामान्य संत नहीं है, किसी पीठ का पीठाधीश्वर है, किसी एक संप्रदाय का प्रमुख है, जिसके संत साधु पूरे देश और दुनिया में हैं, ऐसे लोगों को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये त्याज्य है, निंदनीय है और ये जनता समझती भी है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ये लोग क्यों करते हैं। 28 यूरोपियन कंट्री, साथ में 2 अमेरिकन कंट्री से बना हुआ नाटो जो मिलिट्री अलायंस है, क्या संदेश देना चाहते हैं अभी? वास्तव में भारत की दृष्टि से देखें तो ये तो हमारी पुरानी घोषणा है कि छठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। जहाँ तक नाटो का और यूक्रेन और रूस के विवाद का संबंध है, कि जैसी अपनी परंपरा रही है कि कोई भी राष्ट्र अपनी सीमा विस्तार से लेके अपने सामरिक शक्तियों का प्रयोग करके किस प्रकार से वो अपनी महत्वपूर्ण एक उपस्थिति पूरे विश्व के सामने दर्ज कराना चाहता है, इस दिशा में वहाँ पर प्रयास चल रहा है। और अभी भारत और अन्य देशों की स्थिति उसमें बीच में पड़ने जैसी अभी नहीं बन पा रही है। अभी वो लोग अपने स्तर से समझ लें। रही बात किसी भी वक्तव्य की इस संदर्भ में, तो ये बात तो ठीक है, जिस जैसे भाषा में समझता है उस भाषा में जवाब देना चाहिए। कुल मिला के प्रयास रूस का है कि किसी भी प्रकार से यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। यदि वो बन गया तो रूस के सामने भी संकट खड़ा होगा। इस कारण से मुझे लगता है कि अभी वो दोनों लोग समझ लें। यदि हमारी भारत की आवश्यकता पड़ती है कहीं, तो चूँकि रूस तो हमारा मित्र राष्ट्र है, रूस भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। फिर बीच में जैसी भारत चूँकि पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करता है, तो जिस प्रकार से मानवता बची रहे, संवेदनाएं बची रहे, उस प्रकार से भारत का कदम हमको लगता है इस दिशा में आएगा। महाराज जी ये स्टेटमेंट आया, जैसे अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो पड़ोसी हैं योगी आदित्यनाथ के, ठीक 12 बजे दिन से धुआं निकलने लगता है, तो क्या मतलब इतनी अभद्र टिप्पणी एक योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री भी हैं और एक संत समाज से भी है, ऐसा क्यों? जैसा आपने हमारा परिचय कराया, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ।
आपने शुरू में अखिलेश यादव के बारे में भी बताया। अखिलेश यादव के बारे में बताया जाता तो वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं। मुझे लगता है भारत के किसी प्राइमरी विद्यालय से भी यदि वे ठीक से पढ़े होते तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये दिखाता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। वो विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति करते हैं, विशुद्ध ओछी राजनीति करते हैं, गंदी जाति राजनीति करते हैं। और उत्तर प्रदेश का अब यह नागरिक जन समुदाय जान चुका है कि अखिलेश यादव इस प्रदेश का नेतृत्व करने में पूर्णतया अक्षम है, क्योंकि जिसकी विपक्ष विरोध करता है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, विरोध होता है। विरोध में बोध होना आवश्यक है। इन लोगों का बोध समाप्त हो चुका है। किसी भी संत के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, मेरे भीतर गुस्सा है ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी मैं अखिलेश यादव के लिए वैसे शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करूंगा, क्योंकि एक मर्यादित भाषा, एक अनुशासित भाषा, एक संसदीय भाषा का प्रयोग करना विरोध के साथ, ये हम सबको सिखाया गया है। और मुझे लगता है कि जनता तो उनको एकदम नकार चुकी है। अभी कुछ वीडियो उनके वायरल हुए हैं, आप देखिए शाम के बाद उनकी क्या हालत होती है। और रात तक योगी आदित्यनाथ किस ऊर्जा के साथ काम करते हैं, उनकी ऊर्जा देखिए, और शाम के बाद उनकी ऊर्जा का जरा देखिए स्तर क्या है। इन लोगों का ये काम है। यद्यपि जनता इनको सबक सिखाने जा रही, मुझे तो ऐसा लगता है। अभी अयोध्या में महाराज सुहेलदेव की चर्चा हुई कि महाराज सुहेलदेव ने जिस तरीके से पराजित किए, तो उनकी बात हुई कि 1000 साल से कभी इतने सरकार आई और गई, कभी उनके बारे में बात नहीं हुई, उनके नाम पे कभी जिक्र नहीं हुई। कल योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेटमेंट में उनका चर्चा किया, तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? महाराज सुहेलदेव बड़े प्रतापी राजा थे और उन्होंने मुगल काल से ही बड़ी तत्परता से लड़ने का काम किया और उनको पीछे करने के लिए मजबूर किया। तो ऐसे प्रतापी राजाओं का षड्यंत्र पूर्वक उनके इतिहास की चर्चा नहीं की जाती, उनके वीरता की चर्चा नहीं की जाती है। और जो लोग कदाचित करते भी हैं पार्टी इत्यादि बना के, उनका महाराज सुहेलदेव से, उनकी इतिहास से, उनकी वीरता से, पराक्रम से उनका कोई लेना देना भी नहीं है। वास्तव में केवल सुहेलदेव नहीं, देश में अनेक ऐसे राजा महाराजा क्रांतिकारी वीर बलिदानी रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हिंदुत्व की, भारत की संस्कृति की रक्षा की है। उसी में से एक महाराजा सुहेलदेव भी रहे हैं। और जैसे आप दुर्भाग्य का एक उदाहरण दे सकते हैं, हमारे यहाँ पर अकबर महान कह दिया गया, अशोक महान पढ़ाया नहीं गया। इसी प्रकार से अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसको यहाँ पर भारत के इतिहासकारों ने दुनिया के इतिहासकारों से प्रभावित होकर अपने इतिहास को बौना, अपने इतिहास को छोटा कमतर आंकने का प्रयास किया है। लेकिन धीरे धीरे अब प्रयास बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि अब आगे भारत के नौजवान, भारत की वर्तमान पीढ़ी ऐसे सभी देशभक्तों का इतिहास जानेगी और उनको गौरव का प्रतीत होगा कि हम कैसे, हमारे पूर्वज कितने पराक्रमी थे, कितने बलवान थे कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सेनाओं को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। उसी में से एक महाराजा सुहेलदेव का नाम कल योगी आदित्यनाथ जी। महाराज जी, यहाँ पे कार सेवकों वाला जो घटना हुआ, ये बात फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में उठकर आ रहा है। जैसे हमारे 5वें चरण में हम आए हैं, ये कार सेवकों का मुद्दा फिर से आया है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, अगर खासकर मैं पूर्वांचल की बात करूं, अयोध्या की बात करूं, प्रयागराज की बात करूं, इस पूर्वांचल की जनता ने अभी तक इसे भुला दिया है या इसका असर हमें दिखेगा इस बार? कभी भुलाया नहीं जा सकता है कार सेवकों का बलिदान। और आप जिस स्थान पर खड़े हैं, जहां से साक्षात्कार हो रहा है, इसी स्थान से, इसी बस्ती जिले से भी अनेक कार सेवक गए थे। इस घर से भी कार सेवक गए थे, हमारे पूर्वज गए थे कार सेवा करने के लिए। और उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी समाज, जो भी समुदाय, जो भी राष्ट्र, जो भी परिवार, जो भी समूह अपने गौरवशाली इतिहास को, अपने बलिदान को भूल जाता है, वो दुनिया में इतिहास के पन्नों से सदा सदा के लिए मिट जाता है। ये इतिहास रहा है। दुनिया का कोई इतिहास देख लेंगे तो हिंदू समाज, जिसके ऊपर गोलियां चलाई गई, निहत्थे कारसेवकों की अनायास केवल एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए गोलियां चलाई गईं, कभी कारसेवकों का बलिदान हिंदू समाज भूल नहीं सकता है। और वह तो प्रत्येक वर्ष उनके बलिदान को याद करता है, उन कोठारी बंधुओं के बलिदान को याद करता है। और जब जब वो वोट देता है, तब तब उसको सिहरन आ जाती है और उसको लगता है कि नहीं, इन राम भक्तों के कातिलों को, हत्यारों को तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है इस
बार के चुनाव में भी पूरा हिंदू समाज उत्तर प्रदेश का इस बात के लिए तत्पर। महाराज जी, जहाँ पे आपने राम भक्त की बात की, वहीं पे सत्ता की बात की, तो क्या लगता है फिर से एक बार बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जो विपक्ष बार बार आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, ऐसा है क्या? वैसे तो विपक्ष का ये काम है, लेकिन वो उतना पुरजोर तरीके से अपना काम करने में विफल हो पा रहे हैं। अब होता क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप अपने समीकरण को बड़े बलपूर्वक बोलते हैं कि हम MY समीकरण से पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएंगे। तो यदि आपका MY मुस्लिम यादव है तो अन्य प्रदेश के लोगों ने भी MY समीकरण तैयार कर लिया कि ये मुस्लिम यादव नहीं, ये मोदी योगी का जमाना है और मोदी योगी MY समीकरण से उत्तर प्रदेश की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाने जा रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, छोड़िए, बात ये है कि अब प्रदेश की जनता ये सोच रही है कि किनको लाया जाए। अब तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, अब जनता पहले से ज़्यादा जागरूक हुई है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके नहीं, कई मुसलमानों के गांव में मैं भी गया, उन्होंने मुखर होकर कहा कि जब भी सूची बनी है सरकारी सुविधाओं को लाभ को प्राप्त करने के लिए, तो कतई सरकार के अधिकारियों ने यह विचार नहीं किया, सरकार के विधायक और सांसदों ने भी यह विचार नहीं किया कि मुस्लिम को मिल रहा है तो उनका नाम काट दिया जाए। हाँ, जब ये वोट बैंक की बात करते हैं तो ये देश का, प्रदेश का बहुसंख्यक समाज हिंदू है, तो हिंदू हितों की बात करके हम कतई मुसलमान का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं इस प्रदेश की भी स्थिति भविष्य में कश्मीर की तरह, बंगाल की तरह और केरल की तरह न हो जाए, तो ये हमारा दायित्व है, संत समाज का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी का कितना दायित्व मैं नहीं जानता हूं, लेकिन संत समाज का यह दायित्व है कि भविष्य के कश्मीर को, भविष्य के बंगाल से, भविष्य के केरल से बचने के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। कतई इसमें किसी के विरोध की बात नहीं है। महाराज जी, जहाँ पे राष्ट्रवाद की बात आती है, जहाँ पे धर्म की बात आती है, तो हमेशा से उन राज्यों का या उन प्रदेश का नाम क्यों लिया जाता है जो भाजपा के राज्य में नहीं है? चाहे आपने अभी बंगाल की बात की, चाहे आपने केरल की बात की, तो क्या जो भाजपा में नहीं है, जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वो राष्ट्रवाद में नहीं आता है क्या? राष्ट्रवाद का हिस्सा है। इसी कारण से हम लोगों ने प्रयास करके कश्मीर से धारा 370 हटाया, और आपको तो पता है कि वहाँ अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी बनाया, वहाँ हमारा उप मुख्यमंत्री रहा, फिर भी हम कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर केसर की खेती होती थी वहाँ पर बारूदों की खेती होने लगी थी। इस कारण से वो चर्चा की जाती, कहीं न कहीं एक अलग मांग उठने लगती। आखिर आज पंजाब में खालिस्तान की मांग उठने लगी, ये भारतीय जनता पार्टी का भी वहाँ शासन रहा है, अभी नाम गिनाने में कई बार नहीं आता। ऐसे अनेक राष्ट्र प्रदेश हो गए हैं भी देश के भीतर जो एक राष्ट्र विरोधी वहाँ पर एक हुजूम खड़ा करना चाहते हैं, तत्व खड़ा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं षड्यंत्र पूर्वक कि बार बार देश को तोड़ने का प्रयास किया जाए। उसी दिशा में कश्मीर को भी लगातार तोड़ने, उसी दिशा में वो जो 7 सिस्टर्स का प्रयोग होता है, उधर जो 7 हमारे प्रदेश हैं उनको भी तोड़ने का प्रयास। तो संत समाज ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने अनेक वर्षों तक काम करके उनको बचाया है। राष्ट्रवाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, ये सारी सीमाएं, और मैं तो कह रहा हूँ केवल ये जो प्रदेश हमारे पास हैं अभी ये वो नहीं, हमको तो अभी आगे भी जाना है, हमको तो पीओके का भी हिस्सा लेना है, हमको तो अपनी हिंगलाज माता का मंदिर भी लाना है अपने देश में, हमको तो कैलाश मानसरोवर का भी हिस्सा अपने देश में लाना। ये सब टूट चुके हैं, सब हमारे वृहत भारत के मानचित्र में आते हैं, और ये राष्ट्रवाद की अलख अब जग चुकी है। अभी तक हमारा समाज सोया था, चूंकि वो भूल गया था, हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया, हमको पढ़ाया गया कि हम पराक्रमी नहीं थे, हम तो छोटी छोटी सेनाओं से भी गुलाम हो जाते थे। अब भारत का नेतृत्व ऐसा आया है कि जो अब नौजवानों में यह पराक्रम उत्पन्न कर रहा है, और ये राष्ट्रवाद की अलख अब पूरे देश में जग रही है। क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, क्या केरल, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं, कभी सरेंडर नहीं करती है, कभी वॉकओवर नहीं देती है, दम के लड़ती है, जम के लड़ती है। अभी वहाँ कुछ चुनाव हुए थे, उसके परिणाम अभी आ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नीचे नीचे काम कर रही है। राष्ट्रवाद संपूर्ण राष्ट्र का राष्ट्रवाद है। मैं इसलिए इसका उल्लेख करता हूँ कि जिन समुदाय के कारण वहाँ की वह स्थिति हुई थी कि देश से कटने जैसी स्थिति हो गई थी, वो देश में किसी भी प्रदेश की ना हो, इस कारण से। मैं आखिरी सवाल पूछूंगी महाराज जी, अगर मैं सवाल पूछूं अखिलेश यादव जी के बारे में, तो ऐसा क्यों है कि अगर अखिलेश यादव जी आएंगे तो राष्ट्र खतरे में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश खतरे में आ जाएगा? क्या अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ राष्ट्र विद्रोह काम किया है क्या? अखिलेश यादव जी सदैव राष्ट्र विद्रोह करते हैं,
प्रदेश को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटते हैं। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश खतरे में पड़ जाएगा। आपने अभी सीरियल ब्लास्ट के आतंकवादियों की सूची पढ़ी होगी, और उस सूची में एक आतंकवादी है, उसका बाप अखिलेश यादव की पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके साथ उसकी तस्वीर है। वोट बैंक के लिए ये सदैव देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े होते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके, पूर्वांचल से लेके, बुंदेलखंड से लेके, अवध से लेकर आप इनके प्रत्याशियों की सूची देखिए। ऐसे अनेक प्रत्याशी हैं जिनको भारत से, भारतीयता से, भारत माता से कोई प्रेम नहीं है, जिनको हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों से कोई प्रेम नहीं है, ऐसी खराब शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इस कारण से मुझे लगता है इनके आने से राष्ट्र विरोधी तत्वों को बल मिलता है। पिछले कार्यकाल में लोगों ने देखा है, और इसी कारण से ये आवाज उठने लगी है अब समाज से कि इनको वोट दोगे वही आतंकवादी। सारे जेल में जो बंद रहते हैं वो इनके प्रत्याशी हो। औरंगजेब, जिन्ना और पाकिस्तान की भी बातें हुई। और यही तो संकट है ना, इनके दिल में वही है, और जो दिल में होता है वो निकल। हमारे दिल में राम है, राम निकलता, राम मंदिर निकलता, हिंदुत्व निकलता, 370। उनके दिल में जिन्ना है, उनके दिल में औरंगजेब है, उनके दिल में अकबर है। तो जो जिसके दिल में होता है, वो जिसका पोषण संवर्धन करता रहता है, उसके जो व्यक्ति मूली खाएगा मूली की डकार आएगी, गाजर खाएगा गाजर की डकार आएगी। अब वो जिन्ना ही दिन भर सोचते रहते हैं, ये मुसलमान मुसलमान सोचते रहते हैं, तो वही बोलते रहते हैं। इस कारण से ये अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है, और मुझे तो लगता है कि इस बार तो कुछ ज़्यादा ही समझ ली है। तो लगता है इस बार सरकार बनेगी फिर से योगी सरकार? मुझे तो लगता है कि प्रदेश की जनता एक कर्मठ, एक 100% ईमानदार, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि एक भगवा वेशधारी सन्यासी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा है। और प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। प्रदेश की जनता चाहती है कि एक कर्मठ, एक ईमानदार, एक योग्य, एक 24 घंटे प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करने वाला एक सन्यासी, जिसका सारा प्रदेश अपना परिवार होता है, जिसका कोई एक परिवार नहीं होता है, जो 25 करोड़ जनता के परिवार के साथ प्रदेश का कुशल नेतृत्व कर सकता है। इस कारण से प्रदेश की जनता पुनः योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और मुझे लगता है कि 10 मार्च को यह परिणाम जब आएगा तो पुनः एक बार कमल खिलेगा, पुनः एक बार भगवा का सम्मान, हिंदुत्व का सम्मान बढ़ेगा। मुझे ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे महाराज जी थे जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही प्रखर रूप से सामने रखा कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की ज़रूरत है, और क्या वजह है यूक्रेन और रशिया के इस वॉर का। सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। और आप कमेंट सेक्शन में कोई भी दुविधा हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।